चलिए सर, आज हम स्टार्ट करते हैं 12th केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर सर। ये 12th केमिस्ट्री है आपकी। तो आज हमारा चैप्टर है सर केमिकल काइनेटिक्स। ये वाला चैप्टर है सर। देखो, चैप्टर के नाम में ही बहुत सारा कुछ छुपा हुआ है, वही देखते हैं सर क्या क्या है। तो केमिकल का मीन्स यहां है रिएक्शन सर, और ये काइनेटिक्स का मीन्स है सर यहां स्पीड। तो ये चैप्टर रिएक्शन की स्पीड के साथ अटैच है। इस चैप्टर में जो बातें होंगी वो रिएक्शन की स्पीड को एक्सप्रेस करने के तरीके, कैसे फाइंड किया जाता है, कौन से फैक्टर हैं रिएक्शन की स्पीड पे इफेक्ट करते हैं, और मैनी केसेस, और रिएक्शन कब फास्ट चलती है, कौन सी रिएक्शन स्लो चलती हैं, उनको वो स्लो क्यों चलती हैं, या कुछ रिएक्शन जो हैं वो अपने आप ही हो जाती हैं, स्पॉन्टेनियस बोलते हैं उसको, और कुछ रिएक्शन जो हैं उनको पहले आपको एनर्जी देनी पड़ती है फिर वो चलती हैं। कुछ रिएक्शन रिवर्सिबल होती हैं, जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में देखा था आपने। तो ऐसी बहुत सारी बातें जो हैं इस चैप्टर के दौरान हमारी होंगी, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन की स्पीड के साथ जुड़ा हुआ एक चैप्टर है। अब रिएक्शन होती क्या सर, क्या होता है रिएक्शन में, वो देखते हैं सर। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, और यहां लिखते हैं हम एक रिएक्शन सर। रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं सर प्रोडक्ट्स। एक सिंपल सी चीज होगी, हमें पता है रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो उसको हम रिएक्शन बोल देते हैं। ऑब्वियस यही होगा। अब होगा क्या सर, रिएक्शन में क्या क्या होता है। देखो, टाइम के साथ इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है और इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। आपको समझी बात। देखिए, जैसे आपने किसी कोला को या कोल को बर्न किया या वुड को बर्न किया, तो धीरे धीरे वुड जो है या कोल जो है वो खत्म होना शुरू हो जाता है, और प्रोडक्ट क्या बना आपका, हीट, आग जिसको बोल देते हैं, वो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। अब आप उसको पे हाथ सेक लें या आपका फूड तैयार करें, जो आपका काम है। तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स खत्म होते जाते हैं, प्रोडक्ट्स बनते जाते हैं सर, ठीक है। पर हम ऐसे केमिस्ट्री में तो बोलते नहीं है ना, क्योंकि हम हर चीज केमिस्ट्री में बोलते हैं कंसंट्रेशन के रूप में। तो यहां लिखेंगे ये रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन concentration of reactants decreases and concentration of products increases. ये है हमारा रिएक्शन होती है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन क्या आता है, मोल्स पर लीटर। 1 लीटर में मोल। आप बोलोगे क्या आप रिएक्शन लिक्विड्स वाली ले रहे हो, ये वाली। अब एक छोटा सा कंसंट्रेशन का है, वही ले रहे हैं हम, ठीक है। गैसेस में भी हो सकती है, कैसे भी, वो कोई दिक्कत नहीं। रिएक्शन तो कोई भी हो सकती है, एक्सप्रेस करने का वे हमारा होता है। तो ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन सर, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट डिक्रीज करती है, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट इंक्रीज करता है। परफेक्ट, ये पता है। पर यहां कहां इंसान मानता है, उसे चाहिए स्पीड। बताएं आप क्या है स्पीड। अब स्पीड क्या होती है सर, हमें पता है स्पीड में +1 में हमने पढ़ा था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब 1 सेकंड में
आपने कितनी डिस्प्लेसमेंट की है। या हम कैसे निकालते थे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसी तरह से हम यहां निकालेंगे। सो रेट ऑफ कंसंट्रेशन इज, या रेट ऑफ रिएक्शन is decrease in concentration of reactants or increase in concentration of products per second। ये है हमारा सारा ड्रामा जो हमने पढ़ना है। मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपको पता चल गया रिएक्टेंट्स को आपने देखा, एक टाइम इंटरवल ले लिया सर आपने। मान लीजिए आपने ये पता कर लिया सर, ये देखिए मैं आपको अभी बताता हूं, आप शायद समझ जाओगे, फिर मैं और चलेंगे, अभी तो स्टार्ट ही है हमारा। तो मान लीजिए, चले हम क्या करते हैं, इसको एक रिएक्शन की एग्जांपल लेते हैं, फिर वहां से करते हैं सर, ठीक है ना। ये करते हैं, तो ये वाला हमारा काम जो है, ये रेट ऑफ रिएक्शन की एग्जैक्ट डेफिनेशन है सर, आपको ये नोट करनी है। मैंने हर एक लेक्चर में यही आप सबको बोला बच्चों की सुनना नहीं है, आपको लिखना है। अब लिखने के बाद देखिए, आप पहला लेक्चर सुनेंगे या दूसरा सुनेंगे, देन यू फाइंड नो डिफरेंस बिटवीन द अदर्स। अब इसको आराम से बैठ के लिखना शुरू करें। 5-7 लेक्चर लिखने के बाद आप उनको दोबारा देखें, यू विल फाइंड यू आर गेटिंग अ प्रॉपर नोट्स विथ थियोरेटिकल पोर्शन एंड न्यूमेरिकल पोर्शन। तो आप वो ध्यान रखें सर, उसका ध्यान रखें आप, वही मिलेगा। आप इसको सुनने की वजह ना बनाएंगे, ठीक है। आप मानिए क्लास में ही हो, मेरी क्लास में पढ़ रहे हो, तो वहां भी तो आपको मैंने ये बोलना ही था कि आप इसको नोट कर लो। तो घर पे जाके जब हम देखते हैं तो वो हमें समझ लगता है। चले हम लेते हैं सर एग्जाम्पल, लेट हमारे पास एक रिएक्टेंट्स है, ए से बी बन गया सर, ठीक है सर। अब रिएक्टेंट ए है और प्रोडक्ट बी है, और मान लीजिए सर, मान लीजिए ये वाला जो ए की रिएक्टेंट है, उसके लिए हमने टाइम इंटरवल, मैं वहां लिख रहा हूं, आप आराम से देख लें। चलिए मैं लिखता हूं, टाइम T1 जब हमने देखा कि हमने सोच लिया कि मैं तो अब रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने वाला हूं, तो मैंने वो उस टाइम को T1 डाल दिया, और मैंने देखा कि इसकी कंसंट्रेशन सर A1 है, इसके इतने मोल्स पर लीटर में पड़े हैं। T2 टाइम हुआ तो सर A2 हो गया, T2 टाइम हुआ तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी है, A2 होगी। क्लियर हो गया। अब डेफिनेटली है सर, ये डिक्रीज होगी, ये याद रखना सर, डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज हुई है भाई, रिएक्शन में रिएक्टेंट डिक्रीज होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन सर, रेट ऑफ रिएक्शन सर। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है सर, देखिए चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, सिंपल सी बात है। तो A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, ये आ गया रेट ऑफ रिएक्शन। पर से ये तो नेगेटिव में आ जाएगा सर, क्योंकि A2 कम है, A1 ज्यादा है। A1 से A2 में जाते जाते कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, तो हम अपनी तरफ से यहां माइनस आई लगा देंगे। पर इस माइनस का सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्यों लगाया है हमने, क्योंकि हमें ये पता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जो है वो कम हो रही है। सो A2 इज लेस देन A1, तो रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव आएगी, जो होती नहीं है। रेट कहां से नेगेटिव हो जाएगा, एक सेकंड में आप रिवर्स थोड़ी, प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स बढ़ थोड़ी जाएंगे, जो प्रोडक्ट्स बनने, ठीक है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज A2 माइनस A1 T2 माइनस T1। अब सर ये है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A एंड ये है टाइम इंटरवल। अब हम ऐसे तो लिखते नहीं सर, हम तो ऐसे लिखते हैं इसको, ऐसे लिखते हैं हम इसको। तो रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डेल्टा A बाय डेल्टा T आ गया सर। माइनस क्यों डाला है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है नेगेटिव में नहीं हो सकती है, तो
तो A2 तो लेस है A1 से, ये आंसर माइनस आना था तो हमने प्लस लिख दिया बनाने के लिए। तो सर बी में कैसे लिखे रेट ऑफ रिएक्शन हम, तो बी में भी रेट ऑफ रिएक्शन हम डेल्टा बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी लिखेंगे सर। ये आ गया हमारा, अच्छे से पता चला अब आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सिंपल ही है, तो एक मायने है इसके, क्लियर हुआ आपको। अब यूनिट्स लिखते हैं सर इसके, रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स। तो यूनिट्स क्या आएंगे सर, ये चेंज इन कंसंट्रेशन है, ये तो मोल्स पर लीटर में मेजर होगी, ये टाइम में मेजर होगी, तो मोल्स पर लीटर, इसको माइनस में लिखो और नीचे सेकंड सर। बेसिकली मैं चाहता हूं कि आप ऐसे लिखो, फिर बाद में माइनस सेकंड। तो यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन हो गया ये आपका सर। अब आपको पता चला इसका सर सारा, ये है आपका एक रेट ऑफ रिएक्शन का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। अब एक छोटे अब यहां तक तो क्लियर हो गया होगा ना आपको, पता चला आपको, ये नोट कर लेना मुझे, ठीक है। अच्छा अभी मैं एक बात बता दूं सर, ये ध्यान से देखना आप, इसको क्वेश्चन पूछ लेते हैं बोर्ड वाले ऐसे, आपको T1 इंटरवल पे एक रिएक्शन वो कंसंट्रेशन दे देंगे, T2 पे दे देंगे आपको, ठीक है। तब आपको रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे ही निकालनी, कोई और फॉर्मूला ही नहीं होता। आगे फिर बताऊंगा क्या क्या है, समझ की बात आपको, वेरी गुड। तो फिर अब आगे चलते हैं सर हम इसमें से, ठीक है। अब आगे आते हैं सर, आगे बहुत अच्छा टॉपिक बनेगा, ठीक है सर। ये तो चल पड़े सर, चल पड़े सर, धीरे धीरे तो आगे बढ़ जाएंगे। अब मैं जो कहने जा रहा हूं आप ध्यान से सुनना सर। देखिए अब रेट ऑफ रिएक्शन तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब इसके आगे क्या बना, आगे ये बना सर कि उन्होंने एक रिएक्शन पे पूरी तरह से एक्सपेरिमेंट किया। मेरी बात समझिए आप, उन्होंने एक रिएक्शन पे पूरी तरह से एक एक्सपेरिमेंट किया, मतलब कंसंट्रेशन और टाइम में एक ग्राफ प्लॉट किया उन्होंने, मतलब आप समझोगे ना, ध्यान से देखना बस। कंसंट्रेशन और टाइम, मैंने कंसंट्रेशन ऑफ ए और टाइम में एक ग्राफ प्लॉट किया। कैसे प्लॉट किया सर, मान लीजिए जहां से इनिशियल कंसंट्रेशन स्टार्ट हुई तो वो टाइम था 0। अब हर एक सेकंड के बाद एक रिएक्टेंट की कितनी कंसंट्रेशन है वो नोट करनी शुरू कर दी सर, बॉक्स बना लिया, फिर ग्राफ बनाया। और ग्राफ जब आया सर तब अजीब सी एक बात आई जो अभी तक आपने की ही नहीं थी। सो पहले तो हम वो ग्राफ देख लेते, फिर आर्टिकल का नाम। तो ग्राफ तो सर ऐसा आया, देखिए सर, P 0 और कंसंट्रेशन। तो ये ग्राफ आपने ऐसे देखना सर। अब आप बोलोगे सर इस ग्राफ में क्या ऐसा आ गया कि आपने इतना बड़ा लेक्चर दे दिया, तो वही तो देखना है आपने, ठीक है। आपको ये पता चलना चाहिए सर, इनिशियली टाइम इंटरवल इतना सा चेंज हुआ है तो कंसंट्रेशन में बदलाव सर इतना आ गया। ये देखिए सर, ये वाली बात, दिस इज द चेंज इन कंसंट्रेशन। ये देखिए सर, टाइम इंटरवल ये है। अब इतना ही टाइम इंटरवल यहां आ गया तो चेंज इन कंसंट्रेशन सर नोट करें आप, ये तो यही है। अब इसका मतलब बताएं सर आप, बस इसी का मतलब कि आपको बहुत सी बातें सुनाएगा और सिखाएगा। क्या सिखाएगा? सो मान लीजिए आपके पास एक रिएक्शन है, वही है, आप लिख लीजिए सर इसको कुछ भी, PCl5 PCl3 प्लस Cl2, आपको ये लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने तो इसी की कंसिडरेशन लेनी है ना, कंसिडरेशन PCl5 और वो टाइम। ठीक हो गया ये बात,
तो क्या आया सर? अ ग्राफ इज प्लॉटेड सर। मैं अभी लिख रहा हूं, आप उतनी देर ग्राफ सोचें जो मैं बात करना चाहता हूं। क्या है उसमें? प्लॉटेड बिटवीन concentration of PCl5 and time। तो देखने में ये आया सर कि जब रिएक्शन स्टार्ट होती है शुरू में इनिशियली, तो कंसंट्रेशन का चेंज ज्यादा आता है। जैसे जैसे टाइम बीतता है कंसंट्रेशन में बदलाव कम हो रहा है, और कंसंट्रेशन का बदलाव डिवाइडेड बाय टाइम क्या है? स्पीड है सर। क्या बोले मेरे सामने? इसका जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है सर, वो शुरू में ज्यादा है, धीरे धीरे स्लो हो रही है। इसका मतलब ये बना कि रिएक्शन नेवर मूव्स इन ए यूनिफॉर्म स्पीड। स्टार्ट में ज्यादा और धीरे धीरे कम होती है। सो फ्रॉम द ग्राफ, ठीक है, ये डेल्टा टी लिख दो, क्योंकि डेल्टा टी में इतना बदलाव है, डेल्टा टी में इतना बदलाव। फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 is more in initial time and less in as the time passes। जैसे जैसे टाइम बीता तो कंसंट्रेशन में जो बदलाव आना था वो धीरे धीरे कम होता शुरू हुआ। दैट इज स्पीड ऑफ रिएक्शन चेंजेस, दैट इज नॉट आ यूनिफॉर्म स्पीड। ये बात आ गया। यूनिफॉर्म स्पीड पे ग्राफ जो रिएक्शन है, रिएक्टेंट्स है, वो नहीं चल रहे। तो क्या दिक्कत है? क्यों किया ये लेक्चर? तो सर वो गलत हो गया हमारा काम जो हम बता रहे थे। क्या? रेट ऑफ रिएक्शन? अरे बाप रे, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन दो तरह की है। एक एवरेज होगी जो हमने लिखी है, वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है कि हमने यहां पे इसकी कंसंट्रेशन इतनी ले ली और इतने टाइम के बाद इसकी इतनी कंसंट्रेशन बदलाव, तो वो एवरेज रेट बता रहे हैं। बट वो रेट एग्जैक्ट नहीं है, वो शुरू में तेज है, बाद में स्लो हुई। तो जो फॉर्मूला हमने पहले किया इन द इंट्रोडक्टरी पार्ट, वो एवरेज स्पीड ऑफ रिएक्शन बताता है, वो एग्जैक्ट स्पीड नहीं बता रहा। क्लियर हुई बात आपको? परफेक्ट सर। आगे देखिए सर, चलो ये कर लिया। तो हेंस ये आ गया ना, यू नॉट यूनिफॉर्म। हेंस अब क्या आ गया सर? हेंस rate of reaction is defined in two ways। दो तरीकों में हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करेंगे सर। तो रेट ऑफ रिएक्शन को ये कह देना कि चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम, वो इंट्रोडक्शन में ठीक है सर, बट रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिफाइन दो वेज में करेंगे। नंबर एक सर, आई एम रियली वेरी सॉरी, वो मैंने रिएक्शन को हटा दिया यहां से, मैं दोबारा लिख देता हूं PCl5 PCl3 और Cl। तो एक तो है सर एवरेज रेट। एवरेज रेट कब होगा सर? जब हमारा टाइम इंटरवल बिगर होगा। हम अगर बड़ा टाइम इंटरवल लेते हैं तो जो वो रेट बता रहे हैं वो एवरेज है। उस टाइम इंटरवल में रिएक्शंस एक जो स्पीड है वो एक साथ या यूनिफॉर्म नहीं है, वो चेंज हो रही है सर। तो एवरेज रेट जो लिखेंगे वो लिखेंगे डेल्टा PCl5 बाय डेल्टा T सर। ये तो होगी हमारी एवरेज रेट। ये पता चला आपको? अब एक आएगी सर इंस्टेंटेनियस।
और रेट, माइनस लगाना सर रिएक्टेंट से। तो जब इंस्टेंटेनियस आपको निकालनी है तो यू हैव टू बी टाइम इंटरवल वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल सर, बहुत छोटा टाइम इंटरवल, बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल। अब जैसे मैं अभी बताता हूं सर, ये आपका ग्राफ है, मान लो पहली कंसंट्रेशन यहां थी, अभी दोबारा मैं दिखाता हूं, ये वाला और ये ले ली थी। अब इसको हम कैसे लिखते हैं सर, इसको ऐसे मिलाएं और ये इधर मिलाएं, ये वाली एक आप डायग्राम देखते सर, ट्रायंगल सर, ये आ गया हमारा डेल्टा टी और ये वाला बन गया हमारा पीसीएल 5, जैसे हमने 10th में किया था, सॉरी 11th क्लास में पीसीएल 5, ये वाला आ गया। अब ये आ गया हमारा tan थीटा, तो tan थीटा हुआ हमारा पीसीएल 5 ऐसे और डेल्टा टी, क्योंकि ये साइड बाय ये साइड, आपको तो साइड से नहीं है करनी, तो इसी को हम स्लोप बोलते हैं सर, स्लोप ऑफ ग्राफ। tan थीटा क्या होता है, स्लोप ऑफ ग्राफ। तो ये इसका यहां दोनों पॉइंट्स को मिला दिया ग्राफ के, उसका एक यहां हॉरिजॉन्टल लाइन से tan थीटा निकालेंगे, पीसीएल 5 आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, आपको समझ लगा ये। अब जैसे जैसे ये बड़ा था टाइम टेबल इतना, अब यहां कहां मिलाए, वो दो पॉइंट्स मिलते ही नहीं है, तो ये यहां मिलेंगे ऐसा, ये टेंजेंट लाइन आएगी इसकी, दिस विल बी दिस लाइन जिसकी हमने स्लोप निकालनी है, जैसे इस लाइन की स्लोप है, तो इसको हम लिख देते हैं ए बी और सी लाइन, और इसको लिखेंगे ए डैश और बी डैश। एवरेज स्पीड क्या आएगी, स्लोप ऑफ ए बी लाइन। कौन सी ए बी लाइन है सर, T2 पे जो पीसीएल 5 की कंसेंट्रेशन है और T1 पे जो है, इन दोनों को ग्राफ पे पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन बन जाती है, उसकी स्लोप निकालनी होती है tan थीटा। अब ये तो आ गया ना, इसको आप ऊपर ले जाए तो थीटा आ गया विद एक्स एक्सिस, थीटा विद एक्स एक्सिस आ गया, समझ लग गया आपको, ये स्लोप आ गया आपका। अब वही फिर है सर, अब जब वहां ये लाइन अटैच करेंगे, दोनों को मिलाएंगे डेल्टा टी पे, ये वाला, नाउ ये है इंस्टेंटेनियस सर हमारा, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो लिमिट, मतलब आपको टाइम इंटरवल बहुत छोटा लेना है, जैसे ये छोटा ले लिया टाइम इंटरवल। अब जब यहां वो ए डैश और बी डैश बनेगा, वो उनको मिलाएंगे तो ये ऐसे बन जाएगा टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ एट द टाइम डेल्टा टी, where delta t is very small, nearly equal to 0. तो इसको क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ ए डैश बी डैश लाइन, ठीक है, विच इज टेंजेंट टू ग्राफ, टेंजेंट टू ग्राफ। देखिए सर, ए और बी को टच मिलाना है ना हमें, अब यहां ए और बी क्योंकि टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, तो ए और बी बहुत पास है, जब हम मिलाओगे तो ये ग्राफ पे टेंजेंट ही बन जाता है, ये +1 में किए हुए ना हमने काम। तो अब ये वाला आएगा सर हमारा थीटा, मान लीजिए थीटा डैश आ गया। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड अपने निकालनी है, जिस टाइम पे निकालनी है, यू हैव टू पुट अ टेंजेंट ऑन दैट, टेंजेंट टू द ग्राफ ऑन दैट पॉइंट, और स्लोप जो होगा उस लाइन का, टेंजेंट का, वही इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी एट एनी इंटरवल, एट एनी टाइम। आप ये लिख लेते हैं इसके बाद, किसी भी टाइम पे अगर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए तो आप उसी टाइम पे, देखिए रिएक्शन चल रही है, रिएक्शन शुरू की थी जब हमने, तब हमने टाइम ले लिया था 0 सेकेंड, और रिएक्शन को चलते हुए अभी 5 मिनट हो चुके हैं सर। तो मैंने ये पूछा कि सर रिएक्शन की स्पीड, मान लीजिए मैं बोलता हूं, तो रिएक्शन की स्पीड सर एट 3 मिनट कितनी थी, when t as 3 मिनट, जब रिएक्शन को 3 मिनट हुए थे तब स्पीड कितनी थी, तब कैसे निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड, उसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ ग्राफ at any time
एट एनी गिवन टाइम। आपको जब जितना टाइम दिया हुआ है उस टाइम पे आपको इसकी स्लोप निकाल देनी है ग्राफ की टेंजेंट पे की, तो आपके पास इंस्टेंटेनियस स्पीड आएगी। अब मैंने ये इतना बड़ा काम आपको करवाया क्यों? इसका कारण ये है सर, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है एग्जाम में कि हाउ यू मेजर द रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपको तब डिफाइन करना है कि मेरे पास दो तरह की रेट रिएक्शंस है। एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है सर, जिसमें टाइम इंटरवल बिग होता है, बड़ा होता है, तो हम चेंज इन कंसंट्रेशन निकालते हैं, या टाइम, या हमें हमारे जो टाइम जहां से शुरू हुआ T1 पे हम जितनी कंसंट्रेशन थी और T2 जो हमारा टाइम इंटरवल बनना है, फाइनल टाइम है, वहां जो कंसंट्रेशन, हमें इन दोनों को मिलाना है और उस लाइन का स्लोप ले लेना सर, स्लोप ऑफ लाइन ए। तो हमारी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। ठीक है, अगर हमें चाहिए इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब किसी भी टाइम पे कितनी स्पीड है, तब हमें क्या करना है, हमें उस टाइम पे एक टेंजेंट लगाना है ग्राफ पे और उसकी स्लोप ले लेनी है फिर, तो वो आ जाएगी हमारी इंस्टेंटेनियस। अब इसको लिखते कैसे हैं सर, PCl5 डेल्टा टी और लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, जिसका मतलब है टाइम इंटरवल इज वेरी 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 स्मॉल। अब इसको लिखते हैं सर डेरिवेटिव, इन डिफरेंशियल में लिखते हैं डेरिवेटिव, तो ये लिखेंगे डी PCl5 और dt सर। अब लिमिट डेल्टा टी 0 नहीं लिखेंगे, ये डेल्टा भी नहीं लिखेंगे, ये डी लिखेंगे, ये जो बोलते हैं डिफरेंशियल ऑफ PCl5। अब इसका मतलब यही होता है, ये वाला सर, इस सब का मतलब यही है सर, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ग्राफ पे आप किसी भी टाइम पे आप रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना चाहते हो, तो आपको वहां पॉइंट पे स्लोप लगानी पड़ेगी, टेंजेंट लगाना पड़ेगा। तो टेंजेंट की स्लोप जो होगी वही होगी इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है सर, यहां लाइन इन दोनों पे जो करनी है, यहां टेंजेंट लगाना है, ये ग्राफ पे टेंजेंट नहीं है सर, ये लाइन ऐसी आती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। आपको दो तरह की मैंने रेट ऑफ रिएक्शन बता दी है, दोनों में डिफरेंस है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन तो हमें सिर्फ मेजर करता है कि ओवरऑल जितना बड़ा टाइम इंटरवल दिया है एवरेज स्पीड कितनी है, बट वो एवरेज स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं होती है, कभी स्पीड तेज होती है, कभी स्पीड स्लो होती है। ठीक है ना, आपको ये देखना सर। तो इंस्टेंटेनियस में हम उसी टाइम की स्पीड निकालते हैं। ठीक है सर, आपको ये याद रहना चाहिए। आगे देखते हैं सर, आगे क्या देखते हैं, अभी ये ग्राफ में भी छोटी सी बात करनी बाकी है। तो ये तो हो गया, तो क्या बाकी क्या रह गया सर ग्राफ में, इतना तो कर दिया काम हमने। बाकी क्या है सर, बाकी ये है कि ग्राफ में हमने एक बात बोली थी। क्या बात बोली थी कि शुरू में स्पीड तेज है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है स्पीड जो है कम होती जा रही है। आपको ये बात याद रखनी होगी सर। जैसे हम शुरू में आग जब जलाते हैं तो वुडन जो है, लकड़ जो है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होती है, तो शुरू में आग तेज हो जाती है। जैसे जैसे बर्निंग ऑफ द वुड हो जाती है काफी सारी, तो आग मध्यम पड़ती है, प्रोडक्ट्स कम होते हैं। इसका मतलब है सर, रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये फैक्टर याद रखना है। शुरू में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और अमाउंट ज्यादा होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट होता है, प्रोडक्ट्स ज्यादा बनते हैं और रिएक्टेंट सबसे जल्दी कंज्यूम हो रहा होता है। और जैसे जैसे टाइम बीतता है आपके पास अमाउंट कम हो जाता है रिएक्टेंट्स का, कंसंट्रेशन कम हो जाती है रिएक्शन की, तो स्पीड भी कम हो जाती है। अब इसको आगे फिर देखेंगे, अभी तो हमारा काम बड़ा है इसमें सर। तो यहां तक पता चला आपको। ठीक है, एक और बात करना चाहता हूं, वो है हाउ टू एक्सप्रेस रेट ऑफ रिएक्शन इन अ गिवन रिएक्शंस। तो लिखते कैसे सर, ठीक है ना, लिखते कैसे सर। मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है सर, 1N2 3H2 और 2NH3। अब ये ध्यान से देखना सर, देखिए इसका हम कैसे बोलते हैं कि 1 मोल NO N2, 3 मोल
H2 के साथ रिएक्शन करता है, और 1 मोल जब रिएक्शन में यूज होता है तो 2 मोल जो है अमोनिया बनते हैं। अब आगे देखिए, जब इसका 1 मोल खत्म होता है तो इसके 3 मोल यूज हो चुके होते हैं। आपको अच्छे से समझ लगा ना? देखिए, जब इसका 1 मोल खत्म होगा, इसको 1 मोल को 3 मोल चाहिए ना रिएक्शन करने के लिए। जब इसका 1 मोल खत्म होगा उतनी देर में इसके 3 मोल खत्म हो जाएंगे। 3 मोल, मोल तो मोल ही है ना, मतलब ध्यान देखिए सर, इसके कंसंट्रेशन के डिक्रीज होने की स्पीड से इसके कंसंट्रेशन की डिक्रीज होने की स्पीड 3 गुना है सर, 3 टाइम्स। आपको अच्छे से पता चला? अब इसके कंज्यूम होने से 1 मोल के कंज्यूम होने के टाइम से ये डबल बन रहा है उसी टाइम में। तो इसकी जो कंसंट्रेशन कंज्यूम होने का टाइम है, स्पीड है, उससे डबल स्पीड पे ये बन रहा है सर। इसको नहीं लेते हम, वंस के कंपेयर करते। तो इसलिए जब हम रेट ऑफ रिएक्शन दिखाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा सर स्लो पे चलता है। ये हमारा स्लो स्टेप है, ये ध्यान दे दीजिए। देखिए, स्लो स्टेप का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आप सब एक डाइनिंग टेबल पे बैठे हो और कंडीशन का यही है कि जब सब खाना खाएंगे तभी सबने उठना है, वहां से जाना है। अब मान लीजिए किसी की स्पीड ज्यादा, उसने खाना जल्दी खा लिया तो वो बैठा हुआ। जो सबसे लास्ट में खाएगा, जब वो खत्म करेगा तभी तो उठेंगे। वही बात है सर। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड बाय स्लो स्टेप। जैसे 4/4 रिले होती है, जैसे 4 लोग भागते हैं, तो उसमें से जब जो सबसे स्लो वाला बंदा होगा, 4x400 मीटर होता है या 4x100 मीटर, तो जो स्लो वाला बंदा होगा वही उनकी स्पीड डिफाइन करेगा ना। फास्ट तो भागे नहीं, जब तक वो अपना पूरा सर्कल पूरा नहीं करेगा अगले वाला भागेगा, ऐसे वो बैठा रहेगा। बहुत सारी मूवीज में दिखाते भी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ द स्लो। ठीक है? तो स्लो जो होगा हमारा स्टेप, उसी या स्लो जो रिएक्टेंट होगा उसकी अकॉर्डिंग ही हम रेट ऑफ रिएक्शन दिखाएंगे। अच्छी बात है सर, तो ये दिखा देते हैं सर। हम लिखने का वे है सर, लिख दिया सर हमने, ये लीजिए सर रेट ऑफ रिएक्शन। तब इनको भी तो लेना है ना सर, ले लेते हैं सर इसको। इनकी रेट ऑफ रिएक्शन ये आई है सर। ये ब्रैकेट है ना, ये कंसंट्रेशन को डिपेंड कर शो करती है। आप बोलोगे 1/3 क्यों किया? तो भाई इसकी स्पीड डिसअपीयरेंस की इससे 3 गुना है। अगर हम इसकी कंसंट्रेशन से रिएक्शन की स्पीड मेजर करेंगे तो वो तो 3 गुना आ जाएगी, पर हमने तो इसके अकॉर्डिंग फिक्स करनी है, क्योंकि ये खत्म होगा तो वो खत्म होगा ना। तो हमने इसको 1/3 कर दिया। अब इसका क्या मतलब है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। अब इसकी चेंज कंसंट्रेशन के चेंज होने की स्पीड 3 गुना है, तो हमने 3 से डिवाइड कर दिया। आप होंगे जब ये पहला मोल खत्म हुई तो रिएक्शन तो खत्म ही नहीं होगी, स्पीड ऐसे कैसे चेंज होगी? तो वो तो मैथमेटिकल है ना। जैसे आधा मोल खत्म हो तो इसके तो 1.5 मोल खत्म हो जाएगा तब तक। तो हमने अगर आधे मोल पे ही ले ली कंसंट्रेशन तब, ठीक है ना, तो वो 3 गुना आती है, तो हमें ऐसे लिख देते हैं। ठीक है? अभी इसको कैसे लिखेंगे सर? ये माइनस डालना नहीं भूलना, क्योंकि ये रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन वो कम होती है, कंसंट्रेशन होती है ना डिक्रीज होती है। तो ये आ गया सर आपका dt सर। और एक बाप रे, फिर नहीं लिखा, ये ऐसे ही हो जाता, कभी मैथ में होता है कभी यहाँ हो जाता है। ये अब ये रेट ऑफ रिएक्शन आप किसी से भी निकाल सकते हो। आपकी रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड की सबसे सेम आएगी। अच्छे से पता चला हाउ टू राइट दिस परफेक्टली सर। अब इसको डिफाइन करते हैं सर। अगर तो मैं ये लेता तो इसको मैं बोलता सर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, मतलब जिस स्पीड से H2 रिएक्शन से डिसअपीयर होगी। रेट नहीं है। अगर मैं ये ऐसे लूं
सर्कल, अब ये लूं तो ये है रेट ऑफ रिएक्शन, मायने ये जो होता है ये है रेट ऑफ रिएक्शन, ये पूरे वाला है। यानी जो स्टीचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं सर, जो ये वाले हैं स्टीचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, उसके साथ लेंगे तो रेट आएगा, उसके बिना लेंगे तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस आएगा। ये आएगा, ये क्वेश्चन आया सर सीबीएसई बोर्ड में, तभी लिख रहा हूं ये रेट ऑफ अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब पैदा होना, अपीयरेंस ऑफ NH3, ये उसकी रेट है जिस स्पीड से NH3 फॉर्म होगा, वो रिएक्शन की स्पीड नहीं है। अब जब तक पूरा एक होगा नहीं खत्म तब तक वो अमोनिया बनता रहेगा, तो उसको तो बनना ही पड़ेगा। ये थोड़ी है कि ये पूरा बन के पहले ही बैठ जाएगा, चलो जी मैं तो बन गया हूं, अब ये तो कर ही रहा है। इसके पूरे कंज्यूम होने पे ही वो काम होगा सारा, ठीक है। अब ये पता चला आपको सर, ये स्टीचियोमेट्रीज है कोएफिशिएंट्स, ये वो लगा देते हैं। अब ऐसे आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे सर, एग्जाम में आते हैं, और ये ध्यान रखना आपको, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, पता चला आपको? हाँ, क्लियर हुआ आपको? इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे। आई नो यू आर नाउ सीइंग कि अब न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। बिल्कुल सर, अब इसको लेक्चर को हम अभी यहाँ थ्योरेटिकली बंद कर रहे हैं, अब इस सारे को हम एक न्यूमेरिकल 2 लेंगे तो खत्म कर देंगे सर। एक्चुअली थ्योरेटिकल पोर्शन तो आपको काफी सारे यहाँ बताया जा सकता है, हम न्यूमेरिकल तो वर्डिंग याद ही नहीं कर सकते, तो उसके लिए मेरे को बुक या नोट्स लेने पड़ते हैं साथ, ठीक है। तो वैसे भी आई वांट टू चेक कि कोई पॉइंट आपका मिस ना हो जाए, इसलिए फॉर द रेफरेंस आई कीप इन माय टाइम्स, तो आप उसके लिए ध्यान दो, कुछ छूट ना जाए, वो होता बस यही है। अब तो ये सारा कुछ आपका हो चुका है, ठीक है सर। तो यहां लेते हैं सर क्वेश्चन 1। तो पहला क्वेश्चन ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये एनसीईआरटी के दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के ले रहा हूं मैं, वो ध्यान से देखना है। फॉर द रिएक्शन R2P, the concentration of reactants changes from 0.3 ये वाला M to 0.02 M in 25 minutes. Calculate the average rate of reaction. Average rate क्वेश्चन मार्क। जो मेरे पॉइंट्स थे वो अब आपको क्लियर होंगे सर। देखिए 25 मिनट बहुत बड़ा टाइम इंटरवल है, जब आपको टाइम इंटरवल बिग दिया हो तो आपको रेट एवरेज ही आएगा। तो एवरेज रेट क्या थी सर, कैसे निकाली थी, क्या था याद आपको? R2 माइनस R1 T2 माइनस T1, याद है ना, माइनस ही डालना है। तो ये क्या है, रिएक्टेंस कंसंट्रेशन एट T2 टाइम इंटरवल, ये T1 टाइम इंटरवल है सर, और नीचे टाइम इंटरवल है। तो ये आ गया सर हमारा माइनस, और ये आ गया 0.03 माइनस 0.03 डिवाइडेड बाय 25 मिनट। तो पहले मैं मिनट्स में निकालूंगा, बाद में देख लेंगे इसको। तो ये आ गया सर हमारा कट कटा के, माइनस माइनस ये जोड़ के +1 ही आएगा, 0.01 डिवाइडेड बाय 25। तो आपका जो रिएक्शन है 4 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल्स पर लीटर पर मिनट, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आ गया आपका। अब इसको हम सेकंड्स में भी कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, सेकंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, क्या दिक्कत है सर। तो ये आ गया 0.01 25 इंटू 60, ठीक है, क्योंकि मिनट के आप सेकंड बनाओगे तो आपको 60 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ गया आपका 6.6 इंटू 10⁻⁻⁶ मोल्स पर लीटर पर सेकंड सर। तो वो मेरा पॉइंट क्लियर हो गया एवरेज वाला, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, वैल्यूएबल क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी के, कैन बी आस्क्ड इन योर बोर्ड क्लास। तो आपको ऐसे ये न्यूमेरिकल करना है, सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं सर, ठीक है सर, आगे चलते हैं इसको।
तो आगे क्या हमारे पास वो देखते हैं। आगे क्या है सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। चलिए सर, क्वेश्चन क्या है सर हमारा, इन रिएक्शन, ये भी न्यूमेरिकल है सर। बताइए टॉपिक खत्म हुआ तो 2-3 न्यूमेरिकल जो आएंगे वो करेंगे। इन रिएक्शन 2A2 प्रोडक्ट बने सर, ठीक है। A डिक्रीजेस, ठीक है, सो A डिक्रीजेस 0.5 मोल पर लीटर टू 0.04 मोल पर लीटर इन 10 मिनट्स। अब ये 10 मिनट में हुआ है, तो इस टाइम इंटरवल में आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। फिर वही है सर, एवरेज स्पीड आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस करोगे, इसका आंसर आएगा आपके पास 5 × 10⁻³ निकाल लेना सर। मोल्स पर लीटर पर सेकंड आ जाएगा। टाइम इंटरवल आपको 10 मिनट दे रखा है, तो ये तो डेल्टा टी दे रखा है, ये सेकंड में कन्वर्ट करना है, इसको माइनस कर लेना है, ये ऐसे। तो ये आपका ये अच्छा सा क्वेश्चन आ जाएगा। नहीं आएगा ना, क्यों नहीं आएगा सर, आएगा क्यों नहीं, मैं बताता हूँ सर। ये स्टीचोमेट्री है, तो रेट क्या होगा, ऐसे लगाना है सर इसको। मैं वही बताने के लिए अभी कर रहा हूँ। डेल्टा ए वो मैंने एकदम देखा ना, तब याद आया कि ये तो बताया ही है। ये स्टीचोमेट्री लगानी है नीचे, ध्यान देना है, सेम नहीं है क्वेश्चन। ये वाला ये रिएक्शन देखनी है, 2A स्टीचोमेट्री में आएगा, एवरेज में भी आएगा, ऐसे दोनों में आता है, ठीक है। वो इंस्टेंटेनियस का और उसका कोई लेना देना नहीं है इसमें, ठीक है। समझिए बात आप, रेट ऑफ रिएक्शन को जब आपने निकालना है ऐसे तो ऐसे ही निकालना है। तो आपको ये पता चला, अभी कोई डाउट बना तो बता देना आप इसको। स्टीचोमेट्री लेनी है सर, अभी तो मैंने बताया ना आपको कि इसके जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की स्पीड है वो तो ये वाली आती है, रेट 1/2। आप बोलोगे कि ये तो स्लो नहीं है या 1 नहीं है, नहीं, वो तो अब फॉर्मूला बन चुका है, आपको हर बार स्टीचोमेट्री से डिवाइड ही करना पड़ेगा। हमें क्या पता प्रोडक्ट की स्पीड से चल रहे हैं क्या, तो हम स्टीचोमेट्री को डिवाइड करके ही चलेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन का आंसर तब आएगा आपका ये 1/2। समझ लगा बात आपको, तो दोनों पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे आपको। होप आई होप कि आपका अच्छे से ये स्टार्ट ऑफ चैप्टर है, लेक्चर फर्स्ट है, आप अच्छे से नोट जरूर करना है सर। आप अच्छे से नोट करें इनको, तो नोट जब आप करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि दीज आर द वैल्यूएबल थिंग्स है। सुने मत होंगे, ये रेगुलर स्कूल कोचिंग के हिसाब से चल रहा है, जैसे क्लास में एक लेक्चर होता है, तो वैसे आप इसको नोट जरूर करें, ठीक है सर। आगे चलिए फिर।